एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी को कामली और डीपली रिवाइज करेंगे। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ हैं गौरव और मैं शुभ। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन तुम इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। आज हम एग्रीकल्चर, कास्ट और ग्रीन रेवोल्यूशन को अलग अलग टॉपिक्स की तरह नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझेंगे। साथ में क्वेश्चंस, कॉमन कंफ्यूजन्स और एग्जाम टिप्स भी करेंगे। और एक बात, अनन्या जैसी कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। इस चैप्टर में चेंज केवल टेक्नोलॉजी का नहीं है। लैंड ओनशिप, कास्ट क्लास रिलेशंस, लेबर, माइग्रेशन, मार्केट और कल्चर सब साथ बदलते हैं। इसलिए आज हमारा गोल डेफिनेशंस रटना नहीं, बल्कि हर बदलाव का कारण और कॉन्सिक्वेंस पकड़ना है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर किसी गांव में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो, तो वहाँ पावर और वर्क रिलेशंस कैसे बदलेंगे? ग्रेट। पहले हम चैप्टर का ब्रॉड मैप बनाएंगे, फिर रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर और कल्चर का रिलेशन, ऑक्यूपेशंस और रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज देखेंगे। उसके बाद एग्रेरियन स्ट्रक्चर में लैंड, कास्ट और क्लास आएंगे। फिर कॉलोनियल लैंड सिस्टम्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। अंत में लेबर सर्कुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फार्मर्स सुसाइड्स को जोड़ेंगे। हर बड़े हिस्से के बाद छोटा रिकैप होगा, ताकि तुम्हें आंसर का स्ट्रक्चर भी याद रहे। तो नोटबुक में अभी एक सिंपल चेन लिखो: एग्रीकल्चर, लैंड, कास्ट क्लास, रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, लेबर, मार्केट। ये कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं, बल्कि चैप्टर की थिंकिंग मैप है। एग्जाम में अगर लॉन्ग आंसर आए तो इसी चेन से पॉइंट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। और पैसिव लिसनिंग कर रहे हो तो बस मन में रिपीट करो। रेडी? अब रूरल इंडिया को सिर्फ खेतों और गांवों की तस्वीर मानने की गलती नहीं करेंगे। चैप्टर की शुरुआत एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन से होती है। इंडियन सोसाइटी प्राइमरीली रूरल सोसाइटी है, दो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। 2011 सेंसस के अनुसार लगभग 69% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर रूरल व्यक्ति फार्मर है। मीनिंग ये है कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस रूरल लाइवलीहुड और सोशल लाइफ के लिए बहुत सेंट्रल है। यही डिस्टिंक्शन आंसर में साफ लिखना। यहाँ मेरा क्विक चेक है। क्या एग्रीकल्चर को केवल लाइवलीहुड कहना सफिशिएंट होगा? एक सेकंड सोचो। सही आंसर है नहीं। चैप्टर एग्रीकल्चर को वे ऑफ लाइफ भी मानता है। यानी खेती केवल इनकम का सोर्स नहीं, बल्कि कल्चरल प्रैक्टिसेस और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। अब तुम अपने रीजन के किसी फेस्टिवल को याद करो और सोचो, क्या उसका कनेक्शन हार्वेस्ट या एग्रीकल्चरल सीजन से हो सकता है? एग्जाम्पल्स बहुत क्लियर हैं। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी और कर्नाटका में उगादि जैसे फेस्टिवल्स एग्रीकल्चरल साइकिल और हार्वेस्ट सीजन से जुड़े हैं। ये फेस्टिवल्स दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर और कल्चर अलग कंपार्टमेंट्स नहीं हैं। अलग रीजन्स में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, इसलिए रीजनल कल्चर्स में भी वेरिएशन दिखाई देता है। एग्जाम पॉइंट: एग्रीकल्चर, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर को इंटरकनेक्टेड लिखना। और रूरल का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर भी नहीं है। गांव की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले कई ऑक्यूपेशंस होते हैं। पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, आयरन स्मिथ्स और गोल्ड स्मिथ्स जैसे आर्टिसंस विलेज इकोनॉमी का हिस्सा रहे हैं। स्टोरी टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, प्रीस्ट, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑयल प्रेसर्स जैसे स्पेशलिस्ट भी रूरल लाइफ से जुड़े थे। यानी रूरल सोसाइटी ऑक्यूपेशनली डाइवर्स थी, भले एग्रीकल्चर उसका सबसे इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स रहा हो। कॉलोनियल पीरियड के बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के इन्फ्लक्स ने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस और आर्टिसंस की संख्या घटने लगी। लेकिन रूरल अर्बन इकोनॉमीज के बढ़ते इंटरकनेक्शन से नए रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज भी आए। रूरल रेसिडेंट्स पोस्टल और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, फैक्ट्रीज में या आर्मी में काम कर सकते हैं। इसलिए रूरल सोसाइटी को स्टैटिक और ऑक्यूपेशन वाइज यूनिफॉर्म समझना गलत होगा। यही कास्ट सिस्टम और ऑक्यूपेशन का लिंक भी दिखता है। रूरल कास्ट सिस्टम में स्पेशलिस्ट और सर्विस कास्ट शामिल थी, क्योंकि ऑक्यूपेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। लेकिन हमें इसे ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए कि हर कास्ट हमेशा एक ही ऑक्यूपेशन करती रही।
चैप्टर चेंज की बात कर रहा है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस डिक्लाइन हुए और नॉन फार्म, गवर्नमेंट, फैक्ट्री तथा मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यही सोशल चेंज का पहला लेयर है। अब मिनी रिकैप। रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर लाइवलीहुड भी है और वे ऑफ लाइफ भी। लैंड प्रोडक्टिव रिसोर्स और प्रॉपर्टी दोनों है। फेस्टिवल्स एग्रीकल्चरल सीजन से जुड़ते हैं। रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के अलावा आर्टिसंस, स्पेशलिस्ट्स और नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस भी होते हैं। अगर 5 मार्क आंसर हो तो पहले सेंट्रलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फिर कल्चर का लिंक, फिर ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी और अंत में रूरल अर्बन इंटरकनेक्शन लिख सकते हो। एक एप्लीकेशन क्वेश्चन। अगर शहर फैलकर आसपास के गांव और एग्रीकल्चरल लैंड को एनकम्पस कर ले तो पुराने लैंड बेस्ड लाइवलीहुड्स पर क्या असर हो सकता है? सोर्स हमें इस एक्टिविटी पर सोचने को कहता है। इसलिए आंसर में लैंड यूज चेंज, विलेज सिटी कनेक्शन और उन लोगों की लाइवलीहुड पर असर डिस्कस किया जा सकता है। तुरंत फाइनल आंसर मत देखो, पहले अपने शब्दों में 2 पॉइंट्स बोलकर देखो। अब हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं और अग्रेरियन स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं। अग्रेरियन स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है लैंड होल्डिंग्स की स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड रूरल सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स और प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कुछ रीजन्स में मेजॉरिटी हाउसहोल्ड्स के पास छोटे प्लॉट्स हैं, जबकि कुछ जगह 40 से 50% फैमिलीज लैंडलेस हो सकती हैं। लैंडलेस हाउसहोल्ड्स की लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी क्या होती है? वे एग्रीकल्चरल लेबर या दूसरे काम पर डिपेंड करते हैं। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन का अपना रिसोर्स नहीं है। दूसरी तरफ फ्यू फैमिलीज वेल टू डू हो सकती हैं और मेजॉरिटी पॉवर्टी लाइन के जस्ट अबव या बिलो रह सकती है। यहाँ अग्रेरियन स्ट्रक्चर को केवल ज्योग्राफी नहीं, बल्कि इनइक्वालिटी और पावर की स्ट्रक्चर के रूप में देखना है। विमेन और लैंड ओनरशिप का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेलिंग पैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम और इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस के कारण विमेन अक्सर लैंड ओनरशिप से एक्सक्लूडेड रहती हैं। लॉ के अनुसार विमेन को फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन रियलिटी में उनके राइट्स और एक्सेस लिमिटेड रहे हैं। कई बार वे लैंड तक हाउसहोल्ड के हिस्से के रूप में पहुंचती हैं, इंडिपेंडेंट ओनर के रूप में नहीं। एग्जाम में एक कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि लीगल इक्वालिटी ऑटोमेटिकली सोशल इक्वालिटी बन गई। ऐसा नहीं लिखना। बेटर आंसर ये कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा कि लॉ इक्वल शेयर प्रोवाइड करता है, पर पैट्रिलियल सिस्टम और कल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण एक्चुअल ओनरशिप लिमिटेड रहती है। यही सोशियोलॉजी का स्टाइल है, लीगल प्रोविजन और लिव्ड रियलिटी के बीच गैप पहचानना। ये पॉइंट मिस मत करना। लैंड एक्सेस रूरल क्लास स्ट्रक्चर को शेप करता है, क्योंकि इससे तय होता है कि व्यक्ति एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या रोल निभाएगा। मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स कल्टिवेशन से सफिशिएंट या लार्ज इनकम अर्न कर सकते हैं, हालांकि प्राइसेस और मॉनसून जैसे फैक्टर्स असर डालते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स अक्सर लो पेड डेली वेज वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योर होता है और साल के कई दिनों में काम नहीं मिलता। जब वर्कर को साल के कई दिनों में काम नहीं मिलता, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा अलग समझो। यह व्यक्ति काम करना चाहता है, कभी कभी काम करता भी है, लेकिन पर्याप्त और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। टेनेंट्स यानी जो लैंड ओनर से लैंड लीज पर लेते हैं, उनकी इनकम ओनर कल्टीवेटर से कम हो सकती है, क्योंकि क्रॉप इनकम का सब्सटैंशियल हिस्सा रेंट के रूप में देना पड़ता है। अब कास्ट और क्लास का रिलेशन। हमें लग सकता है कि हायर कास्ट के पास हमेशा ज़्यादा लैंड और इनकम होगी और हायरार्की के नीचे जाते हुए रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। कई रीजन्स में ये ब्रॉडली ट्रू है, लेकिन रिलेशनशिप एग्जैक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हाईएस्ट कास्ट ब्राह्मण्स कई एरियाज में मेजर लैंड ओनर्स नहीं थे, इसलिए कास्ट पोजीशन और क्लास पोजीशन को सेम मानना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। एम श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट टर्म यूज किया। हर रीजन में एक या दो मेजर लैंड ओनिंग कास्ट ग्रुप्स इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं और लोकल सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस रखते हैं। एग्जाम्पल्स में उत्तर प्रदेश के जाट्स और राजपूत्स, कर्नाटक के वोक्कालिगास और लिंगायत्स, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेडिस और पंजाब के जट सिख्स शामिल हैं।
एग्जाम में एग्जाम्पल तभी देना जब कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो। डोमिनेंट कास्ट जनरली मिडिल या हाई रैंक कास्ट से आती थीं और मेजर लैंड ओनर्स थीं। दूसरी तरफ मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लोग अक्सर लोअर कास्ट ग्रुप्स SCS, STS या OBCS से जुड़े होते थे। फॉर्मरली अनटचेबल या दलित कास्ट को कई रीजन्स में लैंड ओनरशिप से रोका गया और वे डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स के लिए एग्रीकल्चरल लेबर प्रोवाइड करते थे। इससे कास्ट और क्लास इनइक्वालिटी एक दूसरे से जुड़ती है। ये रफ कॉरेस्पॉन्डेंस रिसोर्सेज, लेबर, ऑक्यूपेशन, पावर और प्रिविलेज में दिखाई देती है। प्रोप्राइटरी कास्ट ग्रुप के पास रिसोर्सेज होते हैं और वह लेबर कमांड कर सकता है। बेगर यानी फ्री लेबर जैसी प्रैक्टिसेस में लो रैंक कास्ट ग्रुप्स को लैंडलॉर्ड के लिए फिक्स नंबर ऑफ डेज काम करना पड़ता था। ये प्रैक्टिसेस लीगली अबॉलिश्ड हैं, लेकिन सोर्स बताता है कि कुछ एरियाज में इनके ट्रेसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एक नो आंसर। अश्योर्ड इरिगेशन, प्लेंटिफुल रेनफॉल या आर्टिफिशियल इरिगेशन वाले रीजन्स में इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए। ऐसे रीजन्स में लैंडलेस लेबरर्स का प्रोपोर्शन भी बड़ा हो सकता है और एग्रेरियन स्ट्रक्चर हाईली अनइक्वल डेवलप हो सकती है। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एग्रेरियन स्ट्रक्चर का डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस चैप्टर में दिया गया है। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब ऑटोमेटिकली इक्वल सोसाइटी नहीं होता। क्विक एक्टिव रिकॉल। अग्रेरियन स्ट्रक्चर डिफाइन करो, फिर 3 लिंक्स बताओ। लैंड एक्सेस से क्लास स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कास्ट रिसोर्सेज से कैसे जुड़ती है और डोमिनेंट कास्ट लोकल पावर कैसे एक्सरसाइज करती है। अगर तुम्हारा आंसर केवल कास्ट हायरार्की तक रुक गया तो इनकम्प्लीट है। लैंड, लेबर और इनकम को जरूर कनेक्ट करना। यही कंसेप्चुअल आंसर और डिस्क्रिप्टिव आंसर के बीच का फर्क है। अब तक हम एग्रेरियन स्ट्रक्चर का कोर समझ चुके हैं। वन लाइन रिकैप: अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रूरल क्लास रिलेशंस बनाती है। कास्ट इस स्ट्रक्चर को शेप करती है, लेकिन कास्ट और क्लास आइडेंटिकल नहीं है। डोमिनेंट कास्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर रखती हैं। लैंडलेस लेबरर्स और टेनेंट्स की इनसिक्योरिटी अधिक होती है। अब देखते हैं कि यह स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल प्रोसेस से कैसे बना, खासकर कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के थ्रू। प्री कॉलोनियल पीरियड में लोकल किंग्स या जमींदार्स लैंड कंट्रोल करते थे। पेजेंट्स और कल्टीवेटर्स लैंड पर काम करते और प्रोड्यूस का सब्सटैंशियल पोर्शन रूलर्स या जमींदार्स को देते थे। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान कई एरियाज में ब्रिटिश ने लोकल जमींदार्स के थ्रू रूल किया और उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिए। इससे जमींदार्स का लैंड और पॉलिटिकल पावर पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने एग्रीकल्चर पर हैवी लैंड रेवेन्यू यानी टैक्सेस इंपोज किए। जमींदार कल्टीवेटर से जितना प्रोड्यूस या मनी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, करते थे। इसका एक आउटकम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का स्टैग्नेशन या डिक्लाइन था। ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, फैमिन्स और वॉर्स ने पेजेंट्स और रूरल पॉपुलेशन को प्रभावित किया। एग्जाम आंसर में कॉलोनियल एग्रेरियन स्ट्रक्चर को रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन और अनइक्वल कंट्रोल से जोड़ना यूजफुल रहेगा। दूसरा सिस्टम था रयातवारी सिस्टम। रयात का अर्थ कल्टीवेटर है। इसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जमींदार या ओवरलॉर्ड के बजाय एक्चुअल कल्टीवेटर्स या लोकल लैंडलॉर्ड से डायरेक्टली टैक्स लिया। सोर्स के अनुसार टैक्स बर्डन कंपैरेटिवली लेस था और कल्टीवेटर्स को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने का ज्यादा इंसेंटिव मिला। इसलिए इन एरियाज में प्रोडक्शन रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव और प्रॉस्पेरस हो सकती थी। गौरव, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर सिस्टम्स को मॉरल लेबल से याद करते हैं, पर कंपैरिजन कैसे लिखना चाहिए? जमींदारी में इंटरमीडिएरीज यानी जमींदार्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन और स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्शन था। रैयतवारी में स्टेट और कल्टीवेटर के बीच डायरेक्ट रिलेशन था, जिससे बर्डन कंपैरेटिवली कम और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अधिक था। बस इतना याद रखो कि दोनों सिस्टम्स कॉलोनियल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स थे, लेकिन लोकल इफेक्ट्स अलग है। एग्जैक्टली। और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को प्रेजेंट एग्रेरियन स्ट्रक्चर से जोड़ना जरूरी है। चैप्टर कहता है कि करंट स्ट्रक्चर अचानक नहीं बनी। प्री कॉलोनियल कंट्रोल, कॉलोनियल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स की सीरीज से रूरल लैंड रिलेशंस इवॉल्व हुए। इसलिए अगर क्वेश्चन हो, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल रीजंस बिहाइंड एग्रेरियन इनइक्वालिटी, तो केवल आज की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखकर मत रुकना। एक शॉर्ट रिकैप:
कॉलोनियल पीरियड में जमींदार्स को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से उनका कंट्रोल बढ़ा और हेवी रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन ने कल्टीवेटर्स पर प्रेशर डाला। रायतवारी सिस्टम में स्टेट ने कल्टीवेटर से डायरेक्ट डील किया, जिससे कुछ एरियाज रिलेटिवली प्रोडक्टिव बने। ये सेक्शन हमें बताता है कि लैंड सिर्फ खेत नहीं, बल्कि ओनरशिप, टैक्स, अथॉरिटी और लाइवलीहुड का पूरा स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसी मेकर्स ने लो प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स पर डिपेंडेंस और रूरल पॉवर्टी को सीरियस प्रॉब्लम माना। नेहरू और उनके पॉलिसी एडवाइजर्स ने एग्रेरियन रिफॉर्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। 1950 से 1970s तक नेशनल और स्टेट लेवल्स पर लैंड रिफॉर्म लॉज बनाए गए। इनका उद्देश्य लैंड होल्डिंग सिस्टम और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव लाना था। फर्स्ट मेजर रिफॉर्म था एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसका एम कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच खड़े इंटरमीडियरीज को हटाना था। यह रिफॉर्म्स में कंपैरेटिवली मोस्ट इफेक्टिव रहा। कई एरियाज में जमींदार्स के सुपीरियर राइट्स हटे और उनका इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल पावर कमजोर हुआ। एक्चुअल लैंड होल्डर्स और कल्टीवेटर्स की लोकल पोजीशन मजबूत हुई। हालांकि ये प्रोसेस स्ट्रगल फ्री नहीं था। सेकेंड कैटेगरी थी टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट्स। इनका पर्पस टेनेंसी को आउटलॉ करना या रेंट्स रेगुलेट करके टेनेंट्स को सिक्योरिटी देना था। लेकिन अधिकांश स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल और केरल में एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मोर रैडिकल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और टेनेंट्स को लैंड राइट्स मिले। एग्जाम में रिफॉर्म का लॉ और उसके अनइवन इम्प्लीमेंटेशन दोनों लिखना सिर्फ पॉलिसी का नाम नहीं। थर्ड कैटेगरी थी लैंड सीलिंग एक्ट्स। इन लॉज ने एक फैमिली के पास ओन लैंड की अपर लिमिट तय की। सीलिंग लैंड की प्रोडक्टिविटी और रीजन के अनुसार वारी करती थी। स्टेट को सीलिंग से ऊपर के सरप्लस लैंड आइडेंटिफाई करके एक्वायर करनी थी और लैंडलेस फैमिलीज तथा स्पेसिफाइड कैटेगरीज जैसे एससीएस और एसटीएस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस और रूरल प्रोडक्टिविटी दोनों से जोड़ा गया। लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स कई स्टेट्स में टूथलेस साबित हुए। लूपहोल्स और लीगल स्ट्रैटेजीज के कारण लैंड ओनर सरप्लस लैंड स्टेट से बचा लेते थे। सोर्स बेनामी ट्रांसफर्स का एग्जाम्पल देता है, जहां ओनरशिप को इस तरह दिखाया जाता था कि सीलिंग प्रोविजंस अवॉइड हो जाएं। इसलिए रिफॉर्म की फेलियर को केवल गवर्नमेंट इंटेंशन की कमी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स और एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन से भी एक्सप्लेन करना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में समान नहीं रहे। अग्रेरियन स्ट्रक्चर रीजन वाइज वैरी करती है और रिफॉर्म्स की प्रोग्रेस भी अनइवन रही। ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉलोनियल टाइम से बदली जरूर, लेकिन हाईली अनइक्वल बनी रही। चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन और सोशल जस्टिस के लिए नेसेसरी है। यानी रिफॉर्म का वैल्यू केवल इकोनॉमिक नहीं, सोशल और पॉलिटिकल भी है। अब एक्टिव रिकॉल चैलेंज। 3 लैंड रिफॉर्म कैटेगरीज बोलो: जमींदारी एबॉलिशन, टेनेंसी एबॉलिशन और रेगुलेशन, और लैंड सीलिंग एक्ट्स। फिर हर एक का एम बताओ। अगर तुमने तीसरे में सरप्लस लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया तो अच्छा, और फाइनल लाइन में लिखो कि इम्प्लीमेंटेशन अनइवन होने के कारण इनइक्वालिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये आंसर फ्रेम कॉमनली टेस्टेड कंपैरिजन या एक्सप्लेन क्वेश्चन में काम आएगा। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन सेक्शन में आ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, लेकिन 1960s और 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन ने सेलेक्टेड एरियाज में मेजर चेंजेस किए। ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज का फंडिंग सपोर्ट था। पैकेज में HYV या हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और दूसरे इनपुट्स शामिल थे। अश्योर्ड इरिगेशन इसके लिए एसेंशियल थी। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे कंट्री में एक साथ नहीं पहुंची। पहले वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज तथा अश्योर्ड इरिगेशन वाले रीजन्स टारगेट हुए। पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में इसका फर्स्ट वेव दिखा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फरेंस है, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी अलोन इनफ नहीं थी। वाटर, लैंड, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी जरूरी थी।
पॉजिटिव आउटकम क्लियर था। न्यू टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी शार्पली बढ़ी और इंडिया पहली बार डिकेड्स में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हुआ। ये गवर्नमेंट और साइंटिस्ट की मेजर अचीवमेंट मानी गई। लेकिन सोशियोलॉजी हमें पूछती है बेनिफिट किसे मिला और कॉस्ट किसने बेयर की। ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रोडक्शन इंक्रीज के साथ सोशल इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी डिस्कस करना है। मुख्य बेनिफिशियरीज मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, क्योंकि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी एक्सपेंसिव इनपुट्स थे। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। जो फार्मर्स फैमिली कंजम्पशन से ऊपर सरप्लस प्रोड्यूस करके मार्केट से लिंक्ड थे, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन का ज्यादा लाभ लिया। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन प्राइमरीली सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। सरप्लस फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए फर्स्ट फेज में इनइक्वालिटीज बढ़ती दिखी। वेल टू डू फार्मर्स के पास लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नो हाउ था, जिससे प्रोडक्शन और इनकम बढ़ा सके। कई लैंड ओनर्स ने टेनेंट्स से लैंड वापस लेकर डायरेक्ट कल्टीवेशन शुरू की, क्योंकि कल्टीवेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई थी। इसका इफेक्ट टेनेंट कल्टीवेटर्स और लैंडलेस या मार्जिनल होल्डर्स पर नेगेटिव पड़ा। यही डिफरेंशिएशन है, जिसमें रिच रिचर और पुअर स्टैग्नेट या पुअरर हुए। मशीनरी का इफेक्ट भी मिक्स था। टिलर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और हार्वेस्टर्स ने एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को मैकेनाइज किया। इससे सर्विस कास्ट ग्रुप्स जो पहले ये एक्टिविटीज करते थे डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेसमेंट ने रूरल अर्बन माइग्रेशन की पेस बढ़ाई, लेकिन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट और वेजेस कुछ एरियाज में बढ़े भी, क्योंकि इंटेंसिव कल्टीवेशन में लेबर डिमांड बढ़ी। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव कहना गलत होगा। पेमेंट पैटर्न में भी बदलाव आया। एग्रीकल्चरल वर्कर्स को पहले कई जगह ग्रेन या काइन में पेमेंट मिलती थी, बाद में कैश पेमेंट बढ़ी। राइजिंग प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में कैश पेमेंट ने कई रूरल वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन कर दी। यह सटल पॉइंट है, क्योंकि कैश पेमेंट सुनने में मॉडर्न और बेटर लग सकती है, लेकिन परचेजिंग पावर और राइजिंग प्राइसेस को साथ देखना जरूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकेंड फेज 1980s में ड्राई और सेमी एरिड रीजन्स तक पहुंचा। ड्राई कल्टीवेशन से वेट यानी इरिगेटेड कल्टीवेशन की ओर शिफ्ट हुआ और क्रॉपिंग पैटर्न्स बदले। कमर्शियलाइजेशन बढ़ी, पर लाइवलीहुड सिक्योरिटी हमेशा नहीं बढ़ी। अगर फार्मर फूड क्रॉप्स की जगह मार्केट डिपेंडेंट क्रॉप उगाए और प्राइस गिर जाए या क्रॉप फेल हो जाए, तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मोनोक्रॉप रेजीम को मल्टी क्रॉप सिस्टम से कंपेयर करो। मल्टी क्रॉप सिस्टम में रिस्क स्प्रेड होता है, क्योंकि एक क्रॉप फेल हो तो दूसरी से कुछ सपोर्ट मिल सकता है। मोनोक्रॉप में डिपेंडेंस एक मेन क्रॉप और उसके मार्केट प्राइस पर बढ़ जाती है। इसलिए कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन और क्रॉप फेलियर के समय इनसिक्योरिटी भी ला सकती है। रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन जिन रीजन्स में प्रमोटेड हुई, वे ज्यादा डेवलप्ड हुए, जबकि दूसरे एरियाज स्टैग्नेट करते रहे। वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को ईस्टर्न रीजन्स की तुलना में अधिक बेनिफिट मिला। कुछ रीजन्स में लैंडेड कास्ट का पावर लोअर कास्ट, लैंडलेस वर्कर्स और स्मॉल कल्टीवेटर्स पर बना रहा, और शार्प कास्ट क्लास इनइक्वालिटी ने वायलेंस को भी जन्म दिया। ट्रेडिशनल नॉलेज का पॉइंट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडियन फार्मर्स सेंचुरीज से लैंड और क्रॉप्स के बारे में डीप नॉलेज रखते आए हैं। ट्रेडिशनल सीड वैरायटीज और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को केवल अनसाइंटिफिक कहकर डिसमिस नहीं करना चाहिए। हाइब्रिड और हाई यील्डिंग सीड्स प्रमोट होने से ट्रेडिशनल वैरायटीज खोने लगी। साइंटिस्ट्स और फार्मर्स मूवमेंट्स ने नेगेटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखते हुए ट्रेडिशनल और मोर ऑर्गेनिक मेथड्स की ओर लौटने की बात कही। ग्रीन रेवोल्यूशन रिकैप को 4 बॉक्सेस में रखो। पहला, प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी। दूसरा, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिला। तीसरा, टेनेंट्स, सर्विस कास्ट, लैंडलेस वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स पर प्रेशर बढ़ा। चौथा, रीजनल इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स सामने आए। इस बैलेंस स्ट्रक्चर से तुम एक्सप्लेन
इवैल्यूएट या डिस्कस टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रॉन्ग आंसर बना सकते हो। यहाँ एक छोटा एडजी स्टडी मोमेंट नेचुरली फिट होता है। अगर तुम्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स मिक्स हो रहे हो, तो एडजी में एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखकर क्रम से सोक्रेटिक एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। फिर बिना नोट्स देखे खुद से आंसर बोलो। टूल का पर्पस आंसर थमाना नहीं, तुम्हारी रीजनिंग को मजबूत करना है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद रूरल सोसाइटी में ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कल्टीवेशन इंटेंसिव हुई, एग्रीकल्चरल लेबर का यूज बढ़ा, पेमेंट इन काइंड से कैश की ओर शिफ्ट हुआ और ट्रेडिशनल हेरिडिटरी बॉन्ड्स लूजन हुए। साथ ही फ्री वेज लेबरर्स की क्लास उभरी। इन चेंजेस को केवल इकोनॉमिक नहीं, सोशल रिलेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में पढ़ना है। जन ब्रेमेन ने लैंडलॉर्ड्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स के रिलेशन में शिफ्ट को पेट्रनेज से एक्सप्लॉयटेशन कहा। इसका अर्थ ये है कि पुराने पैटर्नल या हेरिडिटरी बॉन्ड्स लूजन हुए, लेकिन इससे वर्कर्स ऑटोमेटिकली सिक्योर नहीं हुए। कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर में वर्कर्स इंक्रीजिंगली वेज लेबरर्स बने और लैंड ओनर्स के साथ रिलेशन मार्केट और लेबर डिमांड के आधार पर बदलने लगा। यह ट्रांजिशन कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की दिशा में संकेत माना गया। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का लिंक समझो। वर्कर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ लैंड से अलग होते हैं, फ्री वेज लेबर यूज होती है। डेवलप्ड रीजन्स में फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड होते गए। मनी, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विलेजेस में बढ़ी। गवर्नमेंट ने इरिगेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट थ्रू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स और एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पर भी इन्वेस्टमेंट किया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने मीडियम और लार्ज फार्मर्स को एनरिच किया, खासकर वे डोमिनेंट कास्ट से थे। कोस्टल आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गुजरात जैसे रीजन्स में कुछ वेल टू डू फार्मर्स ने एग्रीकल्चर प्रॉफिट्स को अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। इससे एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप्स और न्यू रीजनल एलिट्स बने, जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेंट हुए। उनके बच्चों की हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस में एंट्री ने रूरल अर्बन मिडिल क्लासेस को एक्सपैंड किया। लेकिन रीजनल पाथवेज अलग रहे। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में इनफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स और लिमिटेड रीडिस्ट्रीब्यूटिव चेंज के कारण अग्रेरियन स्ट्रक्चर और लाइफ कंडीशंस में कम बदलाव हुआ। केरला में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स और गल्फ कंट्रीज से लिंकेजेस के कारण रूरल कंट्री साइड सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म हुआ। वहाँ रूरल इकोनॉमी मिक्स्ड हो गई, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ रिटेल, सर्विसेज और फॉरेन रेमिटेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, रूरल और एग्रेरियन सिनोनिम्स नहीं हैं। एग्रेरियन का फोकस एग्रीकल्चर और लैंड रिलेशंस पर है। रूरल ब्रॉडर कैटेगरी है, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ सर्विसेज, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट जॉब्स, माइग्रेशन और रेमिटेंसेस भी शामिल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पर हो, तो केवल ग्रीन रेवोल्यूशन लिखना इनकम्प्लीट होगा। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल अर्बन लिंक्स भी जोड़ो। अब ओरिएंटेशन क्यों, हम चैप्टर के मिडल से आगे आ चुके हैं और फाइनल थीमेटिक सेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। रिकैप करो। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने प्रोडक्शन और मार्केट इंटीग्रेशन बढ़ाई, लेबर रिलेशंस बदली, कुछ डोमिनेंट कास्ट फार्मर्स को एंटरप्रेन्योरियल रूरल अर्बन एलिट्स बनाया, लेकिन रीजन्स के बीच आउटकम्स अनइक्वल रहे। इसी अनइक्वल डेवलपमेंट से लेबर सर्कुलेशन और माइग्रेशन की जरूरत बढ़ती है। कमर्शियलाइजेशन के साथ माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर बढ़ा। प्रॉस्परस ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन्स जैसे पंजाब में सीजनल डिमांड बढ़ी। वर्कर्स अपने होम विलेजेस और हायर वेज एरियाज के बीच सर्कुलेट करने लगे। ड्रॉट प्रोन और लेस प्रोडक्टिव रीजन से लेबरर्स पंजाब और हरियाणा के फार्म्स, उत्तर प्रदेश की ब्रिक किल्स या न्यू दिल्ली और बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट्स तक जा सकते हैं। यह माइग्रेशन लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी भी है और मजबूरी भी। जन ब्रेमैन ने इन माइग्रेंट वर्कर्स को फुटलूज लेबर कहा, लेकिन फुटलूज का मतलब फ्री या सिक्योर नहीं है। लैंडलेस वर्कर्स के राइट्स लिमिटेड होते हैं और उन्हें मिनिमम वेज भी हमेशा नहीं मिलता। वेल्दी फार्मर्स माइग्रेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लोअर वेजेस पर एम्प्लॉय करना आसान होता है। इससे लोकल वर्कर्स बाहर जाते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स लोकल फार्म्स में लाए जाते हैं।
माइग्रेशन का फैमिली इफेक्ट भी समझना है। मेन जब सीजनल वर्क के लिए बाहर जाते हैं, विमेन और चिल्ड्रन अक्सर एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ विलेज में रह जाते हैं। पुअर एरियाज में कल्टीवेशन इंक्रीजिंगली विमेन का टास्क बनती है। इससे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स होती है। लेकिन विमेन की इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि सिमिलर वर्क के लिए उन्हें मेन से लोअर वेजेस मिलती है और लैंड ओनरशिप भी लिमिटेड रहती है। लेबर सर्कुलेशन को आंसर में 3 लेवल्स पर लिखो। पहला, इकोनॉमिक कॉज, अनइक्वल लाइवलीहुड्स और सीजनल वर्क की डिमांड। दूसरा, लेबर कंडीशन, इनसिक्योर वर्क, लो वेजेस और लिमिटेड राइट्स। तीसरा, सोशल इफेक्ट, फैमिली सेपरेशन, विमेन्स इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीविंग तथा सप्लाइंग रीजन्स दो में चेंज। यह स्ट्रक्चर डायरेक्ट क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दोनों में यूजफुल रहेगा। क्विक क्वेश्चन, क्या सीजनल माइग्रेशन का मतलब माइग्रेंट वर्कर्स के पास पूरी फ्रीडम है? नहीं। अब हम फाइनल मेजर सेक्शन में हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और रूरल सोसाइटी। लेट 1980 से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर को ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा कनेक्ट किया। WTO पार्टिसिपेशन और इंपोर्ट्स के लिए मार्केट्स ओपन होने से इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करनी पड़ी। पहले प्रोटेक्टेड मार्केट्स और स्टेट सपोर्ट था, बाद में ग्लोबल प्राइसेस और इंपोर्टेड गुड्स का इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी तक पहुंचा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका क्लियर एग्जाम्पल है। पंजाब और कर्नाटक जैसे रीजन्स में फार्मर्स मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ सर्टेन क्रॉप्स ग्रो करने के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। कंपनी सीड्स, इनपुट्स, नो हाउ और कभी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है। बदले में फार्मर को प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड प्राइस पर अश्योर्ड मार्केट मिलता है। टोमेटोज, पोटैटोज, फ्लावर्स, ग्रेप्स, फिग्स, पोमेग्रेनेट्स, कॉटन और ऑयल सीड्स जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में यह सिस्टम देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एडवांटेज और रिस्क दोनों लिखना चाहिए। एडवांटेज है एश्योर्ड मार्केट और फिक्स्ड प्राइस से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की संभावना। रिस्क है कंपनी पर लाइवलीहुड डिपेंडेंस। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लावर्स या घेरकिन्स के लिए फूड ग्रेन लैंड डाइवर्ट हो सकती है। इंडिजिनस एग्रीकल्चरल नॉलेज लेस रेलेवेंट हो सकती है। हाई फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी क्वेश्चन में आ सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज केवल कॉन्ट्रैक्ट बायर नहीं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की सेलर्स भी हैं। सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बेचने वाले कंपनी एजेंट्स विलेजेस में फार्मर्स के इंफॉर्मेशन सोर्स बन सकते हैं। जब गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम स्केल डाउन होते हैं, तो फार्मर्स एक्सपेंसिव इनपुट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। कॉस्ट बढ़ती हैं, प्रॉफिट्स घट सकते हैं, डेट बढ़ सकता है और इकोलॉजिकल क्राइसिस डेवलप हो सकती है। फार्मर सुसाइड्स को चैप्टर एग्रेरियन डिस्ट्रेस से जोड़ता है। फैक्टर्स में चेंज लैंड होल्डिंग्स, कैश क्रॉप्स की ओर शिफ्ट, ग्लोबलाइजेशन एक्सपोजर, हाई कॉस्ट इनपुट्स, अनस्टेबल मार्केट्स, रिड्यूस्ड स्टेट सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज और हेव बोरोइंग शामिल हैं। मार्जिनल फार्मर्स पर रिस्क अधिक पड़ सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स और क्रॉप फेलियर डेट के प्रेशर को और सिवियर बना सकते हैं। इस टॉपिक को सेंसेशनल नहीं, स्ट्रक्चरल तरीके से एक्सप्लेन करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत इसी कॉन्टेक्स्ट में सामने आती है। चैप्टर ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल सीड्स और ऑर्गेनिक मेथड्स की वैल्यू पर ध्यान दिलाता है, क्योंकि मॉडर्न मेथड्स के सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखे गए हैं। आंसर में सस्टेनेबिलिटी को इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल हेल्थ दोनों से जोड़ना, यानी फार्मर की इनकम सुरक्षित हो, डेट और रिस्क मैनेजेबल हो और लैंड, वाटर तथा बायोडायवर्सिटी पर डैमेजिंग प्रेशर कम हो। अब एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर इन रूरल इंडिया। आंसर में एग्रीकल्चर एज लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर एज वे ऑफ लाइफ, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, रीजनल वेरिएशन और रूरल सोशल स्ट्रक्चर के लिंक्स लिखो। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन एग्रेरियन स्ट्रक्चर। यहाँ अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंडलेस हाउस होल्ड्स, टेनेंट्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और लैंड एक्सेस से क्लास फॉर्मेशन जोड़ो। हर आंसर में डेफिनेशन से शुरुआत करना। क्वेश्चन 3, कास्ट और क्लास के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करो। पहले कहो कि दोनों में रफ कॉरिस्पॉन्डेंस है, फिर बताओ कि डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट रिसोर्सेज और पावर कंट्रोल करती हैं, जबकि मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस अक्सर लोअर कास्ट ग्रुप्स से आते हैं।
लेकिन ब्राह्मण्स का एग्जाम्पल देकर लिखो कि कास्ट और क्लास आइडेंटिकल नहीं है। यही छोटा क्वालिफिकेशन तुम्हारे आंसर को ज्यादा प्रिसाइज बनाएगा। क्वेश्चन 4, असेस द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। 3 कैटेगरीज याद रखो, फिर सक्सेस और लिमिटेशन दोनों लिखो। जमींदारी एबोलिशन कंपैरेटिवली इफेक्टिव था। टेनेंसी रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन अधिकांश स्टेट्स में वीक रहा, जबकि वेस्ट बंगाल और केरल में स्ट्रॉन्गर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। लैंड सीन गैट्स, लूपहोल्स और बेनामी ट्रांसफर से कमजोर पड़े। कंक्लूजन में लिखो कि इनइक्वालिटी सब्सटेंशियल चेंज के बावजूद बनी रही। क्वेश्चन 5, ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करो। पहले पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी, फिर अनइक्वल बेनिफिट्स, टेनेंट डिस्प्लेसमेंट, मशीनरी से सर्विस कास्ट डिस्प्लेसमेंट, कैश पेमेंट और वर्कर्स की कंडीशन, रीजनल इनइक्वालिटी, मोनोक्रॉप रिस्क और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। याद रखो, डिस्कस का मतलब वन साइडेड जजमेंट नहीं। एविडेंस को बैलेंस्ड ऑर्डर में रखो और अंत में ओवरऑल डिफरेंशिएशन का कंक्लूजन दो। Question 6. What is circulation of labor? Define seasonal movement between home villages and areas with higher labor demand. Causes में unequal rural livelihoods और commercial agriculture की seasonal demand लिखो। Effects में insecure work, low wages, limited rights, family separation और feminization of agricultural labor force शामिल करो। Footloose labor को freedom नहीं, बल्कि vulnerable mobility के रूप में clarify करना। क्वेश्चन 7, ग्लोबलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूरल सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। WTO और ओपन मार्केट से शुरुआत करो, फिर कंपनी प्रोवाइडेड इनपुट्स, नो हाउ और अश्योर्ड परचेज एक्सप्लेन करो। उसके बाद डिपेंडेंस, फूड ग्रेन लैंड डाइवर्जन, इंडिजिनस नॉलेज के मार्जिनलाइजेशन और इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबिलिटी के रिस्क्स लिखो। अंत में मल्टीनेशनल इनपुट सेलर्स, राइजिंग कॉस्ट्स, डेट और एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कनेक्ट करो। एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डोमिनेंट क्लास स्टेट पावर अपने इंटरेस्ट के लिए क्यों यूज कर पाती है और लेबरर्स की कंडीशंस हार्श क्यों रहती हैं। सोर्स ग्राउंडेड आंसर में इकोनॉमिक पावर, डोमिनेंट कास्ट पोजीशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लैंड कंट्रोल, इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और लो बार्गेनिंग पावर लिखो। डायरेक्टली पैसेज की लैंग्वेज कॉपी करने के बजाय इन रिलेशंस को सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करो। अब एक लिसनर चेक, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एग्रीकल्चरल वर्कर्स की अपवर्ड सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी लिमिटेड क्यों रहती है, तो तुम्हारे कितने पॉइंट्स होंगे। लैंडलेसनेस, इनसिक्योर डेली वेज वर्क, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज, लिमिटेड ओनरशिप राइट्स और माइग्रेशन डिपेंडेंस लिखे जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को अलग अलग फैक्ट्स की तरह नहीं, एक कनेक्टेड चेन की तरह एक्सप्लेन करना। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरे चैप्टर को एक मूवमेंट की तरह देखो। रूरल इंडिया एग्रीकल्चर पर डीपली डिपेंडेंट है, पर रूरल इकोनॉमी डाइवर्स भी है। लैंड अनइक्वल है और लैंड एक्सेस कास्ट तथा क्लास रिलेशंस को शेप करता है। कॉलोनियल सिस्टम्स ने इनइक्वालिटी को हिस्टोरिकल फॉर्म दिया। इंडिपेंडेंस के बाद रिफॉर्म्स ने कुछ बदलाव किए, पर इम्प्लीमेंटेशन अनइवन रहा और इनइक्वालिटी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आई, इससे प्रोडक्टिविटी और फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन बेनिफिट्स मीडियम और लार्ज फार्मर्स तक ज्यादा पहुंचे। टेनेंट्स डिस्प्लेस हुए, मशीनरी से सर्विस ऑक्यूपेशंस प्रभावित हुए, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ी और मोनोक्रॉप तथा कॉस्टली इनपुट्स ने इनसिक्योरिटी क्रिएट की। ट्रेडिशनल नॉलेज और ऑर्गेनिक मेथड्स की इम्पोर्टेंस भी सामने आई, यानी डेवलपमेंट का आउटकम क्लास, कास्ट, रीजन और रिसोर्स एक्सेस के हिसाब से अलग रहा। लेबर रिलेशंस में पैट्रोनेज से एक्सप्लॉयटेशन, काइंड से कैश पेमेंट और हेरेडिटरी बॉन्ड से फ्री वेज लेबर की ओर शिफ्ट हुआ। प्रॉस्परस रीजन्स में माइग्रेंट लेबर सर्कुलेट करने लगा, लेकिन फुटलूज वर्कर्स सिक्योर नहीं थे। विमेन की एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, फिर भी वेजेस और लैंड ओनरशिप में इनइक्वालिटी रही। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट्स, कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क्स और डेट से जोड़ दिया। अब कॉमन मिस्टेक रिमाइंडर, ग्रीन रेवोल्यूशन को केवल एग्रीकल्चरल सक्सेस मत लिखना और ग्लोबलाइजेशन को केवल मार्केट अपॉर्चुनिटी भी मत लिखना।
हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पूछो, किसे बेनिफिट मिला, किसे रिस्क हुआ, लेबर रिलेशंस कैसे बदले और कास्ट क्लास इनइक्वालिटी पर क्या असर पड़ा। सोशियोलॉजी में यही एनालिटिकल लेंस आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। एक सेकेंड रुककर अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो। तुम्हारा फाइनल चैलेंज ये है, बिना नोट्स देखे 6 हेडिंग्स लिखो और हर हेडिंग के नीचे 2 की पॉइंट्स भरो। हेडिंग्स होंगी एग्रीकल्चर एंड कल्चर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेबर सर्कुलेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर 5 मिनट्स में एक इंटीग्रेटेड आंसर बनाओ। रूरल सोसाइटी में डेवलपमेंट ने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों को कैसे प्रभावित किया। अगर कोई लिंक अटक जाए, एडजी में उसे एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन की तरह टेस्ट कर सकते हो। और आंसर लिखते समय कीवर्ड्स याद रखना, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, डोमिनेंट कास्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग एक्ट्स, HYV सीड्स, डिफरेंशिएशन, कमर्शलाइजेशन, फुटलूज लेबर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एग्रेरियन डिस्ट्रेस। कीवर्ड्स तभी यूज करना जब उनका मीनिंग भी एक्सप्लेन करो। केवल टर्म्स की लिस्ट मार्क्स नहीं बनाती, टर्म और कॉन्सिक्वेंस का कनेक्शन मार्क्स बनाता है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि रूरल सोसाइटी एक चेंजिंग सोशल सिस्टम है। एग्रीकल्चर कल्चर से, लैंड क्लास से, कास्ट पावर से, टेक्नोलॉजी इनइक्वालिटी से, लेबर माइग्रेशन से और ग्लोबल मार्केट्स लाइवलीहुड से जुड़ते हैं। डेवलपमेंट को समझने के लिए इन कनेक्शंस को साथ देखना होगा। यही चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी का सेंट्रल सोशियोलॉजिकल मैसेज है। बहुत बढ़िया। अब आज बस एक छोटा नेक्स्ट स्टेप करो। अपने रीजन के किसी हार्वेस्ट फेस्टिवल का एग्रीकल्चर से कनेक्शन 2 लाइंस में लिखो और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को कंपेयर करो। इससे चैप्टर की शुरुआत और मिडिल दोनों रिकॉल होंगे। धीरे धीरे पढ़ो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आखिरी समय की क्रैमिंग से ज्यादा यूजफुल होती है। आज एडजी के साथ क्लास 12 सोशियोलॉजी का चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी रिवाइज करने के लिए धन्यवाद। सबसे जरूरी आइडियाज याद रखो, एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ है, लैंड अनइक्वल रिसोर्स है, कास्ट और क्लास इंटरकनेक्टेड पर आइडेंटिकल नहीं है, रिफॉर्म्स लिमिटेड और अनइवन रहे, ग्रीन रेवोल्यूशन मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेज लाई, लेबर मोबाइल पर वल्नरेबल हुआ और ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क्स भी बढ़ाए। नोटबुक बंद करने से पहले अपना 6 हेडिंग चैलेंज जरूर पूरा करना। अगले रिवीजन में मिलते हैं, तब तक कामली पढ़ो, डाउट्स पूछो और कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में समझाओ।